आइए हम लोग बजट देख रहे हैं। कल हम लोग देखे कि बजट जो होता है वो उसका विवरण हर साल प्रस्तुत किया जाता है और वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं संसद में। ये लिखा कहाँ है कि प्रस्तुत करेंगे संसद में? 112 अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है कि संविधान में कि हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाएगा और वार्षिक विवरण ही होता है, हर साल का बजट रहता है। लेकिन डेट कौन डिसाइड करता है कि किस दिन प्रस्तुत होगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, डेट राष्ट्रपति डिसाइड करता है किस दिन प्रस्तुत होगा। तभी तो सब लोग आएंगे, उस दिन प्रस्तुत होगा, वित्त मंत्री उस दिन प्रस्तुत करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन ये जो ड्राफ्ट हम बना, अच्छा वो बताए थे कि 3 वर्षों का विवरण होता है उसमें। पिछली बार हम देखे 3 साल का रहता है ना। पिछले वर्ष का वास्तविक अनुमान, प्रीवियस ईयर का रियल स्टेटमेंट, वर्तमान वर्ष का संशोधित करेंट ईयर का अमेंडमेंट एस्टिमेट यानी संशोधित अनुमान, और आगामी वर्ष का कल डिटेल में समझाए थे। जो लोग नहीं थे वो देख लीजिएगा वीडियो वहां, ठीक ना। आइए, तो जो आगामी वर्ष है उसी पे हमारी निगाह रहती है बजट। कल बताए थे ना। हाँ, जो हमारा आगने वाले साल का बजट है उसी पे हमारी निगाह रहती है कि वही बजट है, जबकि रियल में 3 साल का वर्णन होता है। अब ये बजट हम पढ़ रहे थे कि बजट में रहता क्या है। तो बजट में सार्वजनिक आय रहती है और सार्वजनिक व्यय रहता है, यानी कुल इनकम और कुल एक्सपेंडिचर। हाँ, ये कुछ नहीं, पब्लिक है और क्या, पब्लिक इनकम बस, और पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, हमारा जो सार्वजनिक आय है यानी कुल इनकम सरकार के पास जो आ रही है वो कई स्रोतों से आती है। कल हम लोग डिटेल में देखे, ढेर सारे स्रोत हैं। टैक्स भी है, टैक्स लेती है सरकार, शुल्क भी लेती है, सुविधा देती है, उधार भी लेती है जरूरत पड़ने पे, और जरूरत पड़ने पे नोट भी छापती है। इनाट प्रबंधन जिसे बोलते हैं, इनाट प्रबंधन समझाएंगे उसको अभी बाद में, चलो बता दें मिनिस्टर मोदी। यानी उसे घाटे की वित्त व्यवस्था बोलते हैं, यानी जब घाटा हो जाता है सरकार को तो उसके लिए नोट छापती है, इनाट प्रबंधन। तो अब देखा जाए मोटी मोटा तो सार्वजनिक आय जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक वे आय, एक वे आय जिनको लौटाने की सरकार की कोई जिम्मेदारी, ले ली, वापस करने की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि ये सारा पैसा आपके लिए ही खर्च होगा, देश के लिए ही खर्च होगा, लेकिन लेने के बाद जिम्मेदारी नहीं रहती कि हम देंगे। यानी उसको कह दिया जाता है राजस्व आय, यानी रेवेन्यू इनकम, या प्राप्ति भी बोल देते हैं, आय या प्राप्तियां यानी रिसिप्ट भी बोल देते हैं। और दूसरा हम लोग देखे थे पूंजीगत यानी कैपिटल आय, कैपिटल आय या रिसिप्ट प्राप्तियां, को हम लोग देखे थे। इसमें हम उसको रखे थे, याद करिए, बताए थे कि राजस्व आय में उसे रखा जाता है
जिसको लौटाने की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। जैसे टैक्स आपसे ले ली तो क्या टैक्स लौटाएगी? नहीं। शुल्क ले ली तो लौटाएगी? नहीं। अगर मान लीजिए सरकार की कोई कंपनी है, ओएनजीसी है, भेल है, गेल है, ये लोग जो बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं भाई, उसमें जितने कर्मचारी सबका वेतन देने के बाद जो बच गया पैसा वो सरकार का है, लाभ। तो बेनिफिट क्या लौटाएगी? नहीं। तो ये सारा सब कुछ इसमें शामिल रहता है, राजस्व आय में। और जो लौटाने की मतलब वे पैसा जो सरकार ली वो लौटाएगी भी। तो वैसी प्राप्तियां, वैसा इनकम, वैसे रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में शामिल होते हैं। और हम बताए थे आपको कि जो कैपिटल रिसिप्ट है, ये जो लेती है पैसा, लेती आज है और लौटाती बहुत दिनों बाद। बताए थे कल कि मोदी जी लिए थे, हमें याद है, सिंजोबे को यही गंगा आरती दिखाए थे ले जाके, खूब विधिवत परफेक्ट, और दो घंटा ज्यादा दिखाए थे। तो ऊब गए सिंजोबे, कहे आप लोगों को सर जी इतनी फुर्सत है, आप गंगा आरती 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप लोग देख रहे हैं, कहाँ बुलेट ट्रेन चलवा। सही में मोदी जी देखिए बात को मान गए, पहले तो पैसा ले लिए, मान गए, नहीं चलाएगा, नहीं चला मोदी जी, कहाँ हम लोगों का। आइए देखिए, सिंजो अभी चले गए किसको दे वो जब टर्म आएगा तो लौटाएंगे, 50 साल के लिए उधार लिए, 50 साल बाद देंगे, कभी भी कर। आइए देखिए, राजस्व यानी वो पूंजीगत प्राप्ति है, पैसा ले लिए, उधार जितनी है सब इसमें आता है ना, जितने भी डिटेल में हम सब पढ़ाएंगे। ऐसे ही अच्छा, ये जो राजस्व आय है इसको ना करेंट अकाउंट भी कहा जाता है, चालू खाता। इसको क्या कहा जाता है? इसमें पैसा आया खर्च हो गया, आया खर्च हो गया, चालू खाता है, पैसा आता रहता है, करेंट। अच्छा, ये सब पैसा मतलब डायरेक्ट सरकार ले लेती है या बीच में कोई लेता है? सरकार की तरफ से आरबीआई सब कुछ इकट्ठा करता है। कौन करता है? आरबीआई इकट्ठा करता है सरकार की तरफ से, हम लोग दे देते हैं, आरबीआई जिसको बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक से आरबीआई के पास इकट्ठा रहता है, यानी सरकार की तरफ से आरबीआई इकट्ठा करके रखता है, करता है ना, कि सरकार आएगी कहेगी पैसा हमारा। हाँ, ये जो सार्वजनिक व्यय है यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 भाग में बांट दिया जाता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, थोड़ा सोच समझ के, ये जो बंटवारा कर रहे हैं ये लोग खाली पढ़ने के लिए करते हैं या कोई कारण है? क्या कारण है? कोई बता दे तो हम उसका 100 रुपये फीस छोड़ देंगे। क्या कारण है कि इसको बंटवारा करते हैं? कहीं कहीं कुछ बताया गया है या लिखा हुआ है या ऐसे ही? 100 रुपये फीस छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे अभी तुरंत। कहाँ लिखा है? लिखा है, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? हाँ, हमारे नोट्स में लिखा है, संविधान में लिखा, अगर कह रहे हैं तो कहाँ लिखा है भाई, कुछ तो बताइए। आपको हम बता दें, आप याद कर लीजिएगा, देखिएगा कभी, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267। तो इस 266 अनुच्छेद में भारत सरकार के पास 3 खजाना है, 3 कोष है खजाने। तो 266 में 2 कोष है और एक 167। 266 में जो कोष बताई गई है कौन, 2 ठो है। एक है कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि, ये 266 एक में बताई गई है, इसमें बताया गई है 266 एक में। और दूसरी जो बताई गई है, नाम बताइए कौन सी? नहीं नहीं ठीक है, 266 2 में, नाम बताइए, नहीं रुक जाइए, नाम बताइए। लोक खाता है, इसमें क्या है?
पब्लिक अकाउंट। अगर कहेंगे तो 2 मिनट इसका भी जिक्र कर देंगे आप लोगों को। इसमें बताया गया है 266 2 मिनट, लेकिन 267 में जो बताया गया है एक खाता, ये आकस्मिक निधि। कौन सी निधि है? आकस्मिक, यानी इमरजेंसी फंड है। हम जब आपको संविधान पढ़ाएंगे कभी या कभी किसी जमाने में रविकांत सर पढ़ाए होंगे, याद करिए तो वहां तीनों बताए रहे। वो दौर याद करिए, वो जमाना जब 2024 का साल था। याद आ रहा है? नहीं याद आया? हथौड़ी से मार रहे थे। हाँ ठीक है। तो ये आकस्मिक निधि इसमें है, 3 खजाने हैं उसके पास। चलिए जब आप कह रहे हैं तो पहले खजाना में दौड़ा देते हैं। जो संचित निधि होता है ना, ध्यान समझिएगा, सारा पैसा जो कुछ हम लेते देते जो कुछ भी करते हैं, चाहे कुछ भी करें, उधार ले चाहे जो मन करे वो करे, सरकार ले, सारा पैसा जाके इकट्ठा कहाँ होता है? संचित। सारा पैसा वहीं जाता है। आप यहाँ टैक्स दिए, तुरंत गया, दांत से दरवाजा खुला, गिर गया, गया सारा पैसा वहां चला। लेकिन संचित निधि से आप निकाल नहीं पाएंगे। चला तो बड़ा आसानी से जाता है, लेकिन निकालने के लिए संसद, उसमें बैठा कौन है? संसद। संसद क्यों? हमारा पैसा है, खर्च हमारे लिए होगा, तो अनुमति किससे लेना होगा? हम ही से लेना होगा। लेकिन इतने लोगों से तो पूछ नहीं सकते, तो हम लोग चुन के भेजे हैं जिसको। चंदौली से किसको भेजे? वीरेंद्र सिंह को भेजे हैं। बनारस से मोदी जी के। गाजीपुर से किसको भेजे हैं? है न मुख्तार अंसारी, न अब्बास अंसारी, अफजाल अंसारी। ऐसे ही हर जगह से भेजे हैं आप लोग चुन के ना। तो वे उन लोगों को क्यों चुन के भेजे हैं कि आप हमारी तरफ से जाइए, हमारी बात कहिए। यानी संसद अनुमति देती है, यानी बिना संसद की अनुमति के इससे 1 रुपए नहीं निकल पाएगा। बिना संसद की अनुमति के 1 रुपए नहीं निकलेगा। और संसद अनुमति वही बजट पारित कर दी ना, तो अनुमति मिल गई। लेकिन अभी बजट पारित हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैसा आप निकाल सकते हैं। अभी कहा कि हाँ निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी चाबी नहीं दिया है निकालने के लिए। बोल दिया हाँ पैसा मिल जाए, चला ठीक है, पारित होगा तो मिल जाए, कोई बात नहीं, ठीक है मिल जाएगा। संसद में जब बजट पारित हो जाता है, बजट ना, तो ये हो जाता है कि आपको पैसा मिल जाएगा। मिलेगा नहीं, बस मिल जाएगा। मिला नहीं, मिलेगा कब? जब उसमें विनियोग विधेयक पारित होगा। आगे हम पढ़ाएंगे, एक बिल आता है विनियोग विधेयक, जब वो बिल पारित होता है तब आप पैसा निकाल सकते हैं, है ना। बजट में कुछ लिखा ही है। और जब विनियोग विधेयक पारित होता है, ध्यान समझिएगा, ये फरवरी में बजट आया है, बजट पारित होते होते फरवरी लास्ट हो जाता है संसद, जाके फरवरी के लास्ट में बजट पारित हुआ। अभी तो प्रस्तुत हुआ 1 फरवरी को ना, पारित हुआ, टाइम लगा, प्रक्रिया समझ लीजिएगा, टाइम लगा, 1-1.5 महीने लग गया पारित होने में। अच्छा पारित हुआ, लेकिन अभी विनियोग विधेयक बाकी है, वो पारित होगा। अभी पारित नहीं हुआ है विनियोग विधेयक, हम बता रहे हैं। जब वो पारित होगा तो पैसा निकाल, तो अभी अप्रैल में पैसा किसे खर्चा होगा? पिछला वाला तो बजट खत्म 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से अब इससे खर्चा होगा ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या दिन हुआ? साल भर। हाँ तो ये जो बजट है, ये खर्च फिर कैसे होगा? ऐसे ही व्यवस्था रुकी रहेगी फिर नहीं। ये जब तक पारित नहीं होता है तब तक हम खर्च नहीं कर पाती है सरकार, यानी जब तक खर्च नहीं कर पाती तब तक के लिए एक व्यवस्था की गई है। यानी अप्रैल और मई
में आप खर्च कैसे करेंगे? इसके लिए आकस्मिक निधि बनाया गया। क्या बनाया गया? ध्यान से समझिएगा, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। और इस खजाने पर बैठा कौन है? यहाँ प्रेसिडेंट बैठा है। ये खजाना की चाबी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ में है। मोदी जी कहें देखा शुरू तो हो गल, पैसा नहीं है, कहाँ से खर्च करेंगे? तब देखें ला चबिया जा निकाला, निकाल के मंजो हाँ कहा नहीं, ऐसे ही ला चबिया निकालना 2 महीने, कोई कहेंगे 2 महीने की चाय, ठीक है या निकाल ला यहाँ से, तो जी यहाँ पर निकाल ली। यहाँ पर चाय पता नहीं बेचते थे कि नहीं, चाय पत्ती पत्ती खाने पीने के लिए जितना देश का खर्चा है पूरा निकालेंगे इसमें से। निकालने के बाद मान लीजिए यहाँ से 2 करोड़ रुपया निकाले, कितना? 2 करोड़ रुपया निकाले, तो जब ये पारित हो जाएगा यहाँ से विनियोग विधेयक ना, ध्यान समझिएगा, जब पारित हो जाएगा तब जो 2 करोड़ निकाले थे इसमें से पैसा निकाल के इसमें डाल दें, तो खजाना फिर सही हो गया, ये खजाना फिर सही हो गया। यानी इनको कुछ ही दिन की अनुमति दी गई है कि आप निकाल लीजिए, अपना खर्चा चला लीजिए, हम ब्याज व्याज नहीं लेंगे, जब आपको मिलेगा तो हमें दे दीजिएगा, यानी इसमें ले आके जमा कर दीजिएगा। इसलिए कहा गया कि जितना खर्चा किए हिसाब होना चाहिए ना, ये हरों से खर्चा कर दिए, वो हरों से खर्चा तो मामला फंस जाएगा। आप खर्च करेंगे सिर्फ इस पैसे को, और किसी भी पैसे को आपको खर्च करने की अनुमति नहीं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अभी खजनवा नहीं खाली होता है, अभी हम बता, रोज पैसा जमा हो रहा है, कहाँ खाली है? अरे देखिए, ये जो संचित निधि है, ध्यान समझिएगा, पैसा इसी में से खर्च करेंगे, ये गारंटी है। लेकिन अभी पैसा खर्च करने के लिए हमें अलाउ अनुमति नहीं मिला, विनियोग विधेयक। सबका टर्म लिख लीजिए, हम इकट्ठे बता दें। अब ये जो विनियोग विधेयक है ये मई में पारित हुआ, समझिए, तो अप्रैल और मई में 2 महीने खर्चा कैसे चलेगा? तो राष्ट्रपति से पैसा जिस विभाग को जितना चाहिए वो ले लेगा, कौन? मंत्री। इस बजट में जो व्यवस्था की गई है उतना पैसा ले लेंगे और खर्च कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये पारित होगा, जो पैसा खर्च किए वो इसमें फिर से ले आके डाल देंगे। इसका मतलब हुआ कि हम इसी में से खर्च किए। क्या हुआ? रियल में तो इसी में से खर्च किए ना, वो तो थोड़े समय के लिए लिए थे, खर्च किए और फिर दे ही दिए, तो वास्तव में खर्च किससे किए? इसलिए एक ही जगह से खर्च होता है कि लेन देन हिसाब किताब बराबर है, समझ पा रहे हैं? और फिर वहां पैसा पड़ा है, ठीक है। तो दोनों निधि समझ में आई? नहीं समझ में आई? आगे एक निधि और होती है, तीनों खजाना बता दे रहे, लोक खाता। ये तो इमरजेंसी के लिए बना है, इस पे अधिकार किसका है? राष्ट्रपति। इस पे अधिकार किसका है? संसद का। किसका है? हाँ। लोक खाता है। 1 मिनट ये देखते हैं, हमें डाउट हो रहा है, संसद का तो नहीं है, राष्ट्रपति का ही है, चलिए देखते हैं। और एक है आपका पब्लिक अकाउंट, लोक खाता। आइए देखिए ये क्या है। 66 का ही दूसरा था, पब्लिक अकाउंट। ये होता क्या है समझिए, ये जनता का अकाउंट, जनता का पैसा सरकार लेती है, ध्यान समझिएगा, सरकार इसकी न्यासी है। क्या है? ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, वो न्यासी है यानी ट्रस्टी है। जैसे आपके पास कोई छोटा बच्चा है, आप कहीं जा रहे हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो किसी को सौंप दिया मोबाइल, आप किसी को सौंप दिए कि हमारा मोबाइल देखिएगा, हम एग्जाम दे के आएंगे फिर ले लेंगे। तो 3-4 घंटे के लिए जो सौंपा वो तो मालिक हुआ नहीं, उसका क्या हुआ? न्यासी हुआ। उसको सौंप दिए, बाद में जब आएंगे तो ले लेंगे। ये सरकार न्यासी है किसका? इस पैसे का। जनता जो है पैसा देती है सरकार को,
सरकार रखी रहती है और फिर जनता को ही लौटा देती है। ये इसका मालिक नहीं है। हाँ, ये इसका उपयोग भी नहीं करती है, अपने खर्चे में उपयोग नहीं करती है, बाकी किसी और चीज के लिए उपयोग करे, किसी को निवेश दे दे, कुछ भी करे, ये पैसा संचित निधि में नहीं जुड़ता है और इस पैसे को सरकार किसी पर्सनल मतलब बजट के लिए खर्च नहीं करेगी। ये पैसा हो सकता है जो इकट्ठा हुआ हो, इन्वेस्टमेंट करे, कहीं भी करे, कुछ भी करे, लेकिन इसमें आप ही को लौटा देगी। यानी जनता का पैसा न्यास के रूप में सरकार ली है और आपको लौटा देगी, ऐसे समझिए। जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जब रिटायर होंगे तो इतना पैसा मिलेगा और हर साल पेंशन मिलेगा हर महीने। वो कहाँ से मिलता है? इसी खाते से, इसी में आपका पैसा हर महीने कटता है, आपको पता नहीं होगा। अभी नौकरी है कहाँ लगी, जिसका लगा है उसका पूछिएगा, कटता था, पहली बार कटा होगा, उसको पता ही नहीं होगा, वो सोचा होगा कि इतना हमारी सैलरी है, लेकिन नहीं, उसकी कट के सैलरी आती थी, उतना रुपया 200 रुपये 300 रुपये हर महीने कट जाता था, लेकिन बताएगा थोड़ी कट गया। अब भाई 58,600 रुपया मिला सैलरी, तो यही सोचेगा कि 58,600 रुपया सैलरी है महीने की, लेकिन उसकी 800 थी, 58,800 सैलरी थी, काटता नहीं तो इतना देता। समझ पा रहे हैं? आप कटवाते हैं, आपको पेंशन की सुविधा चाहिए, आपको रिटायर होने के बाद एक झोरा पैसा चाहिए इकट्ठे, रिटायर होने के बाद इकट्ठे एक झोरा पैसा देता है, हाँ, भर के ले आते हैं। तो सरकार यानी प्रोविडेंट फंड उसको बोलते हैं, जो अभी अभी हम समझा रहे थे, वो क्या है? पीएफ, प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि। ये ऐसा पैसा है जो आपका भविष्य निधि है, यानी आपको भविष्य में मिलेगा। तो भविष्य निधि के माध्यम से वो जुटाती है, रखती है और आप ही को लौटा देती है। देख रहे हैं ना? किसान बचत पत्र के माध्यम से लौट इकट्ठा करती है, किसान बचत पत्र किसानों से लेती है, एक समय आता है जब जरूरत पड़ेगी लौटा दे। ये सब पैसा इसी में इकट्ठा होता है ना? इंदिरा विकास पत्र है, ली, आप ही को लौटाएगी, लेकिन पैसा कहीं ले रही है, करेगी का? कुछ उपयोग करेगी, लेकिन वो बजट में अलग से इंक्लूड करके इसको जोड़ के दिखाएगी नहीं। ये जहां भी लगाना है लगाए, जिसको देना है दे, लेकिन हमें समय पे लौटाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो लोक खाता होता है, इसका बजट से लेना देना कुछ नहीं है। सरकार आपका पैसा न्यासी के रूप में अपने पास लेती है, रखी रहती है और आप ही को, सरकार मरती है? सरकार नहीं मरती, व्यक्ति मरता है। क्लियर? पीएफ वही है, लोक खाता में ही जाता है, पब्लिक अकाउंट। आया समझ में? ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जो बात शुरू किए थे वो तो अभी हुआ ही नहीं। अरे, जो बात शुरू किए थे वो तो अभी बताए ही नहीं। बात ये शुरू किए थे, ये बंटवारा कहाँ है? तो ये बंटवारा अनुच्छेद 266 का 1B जब आप देखेंगे, 66 पढ़िएगा, 266 आर्टिकल, वहां साफ लिखा है कि सरकार जो कुछ भी पैसा प्राप्त करेगी, जो इनकम होगी सरकार की, उसको जो कर योग्य आय है, जो कर के यानी टैक्स के अलावा जो इनकम है, वो उसको दिखाएगी, अलग अलग दिखाएगी, अलग अलग दर्शाएगी, अलग अलग वहां डिनोट करेगी। समझ पा रहे हैं? वही लिखा है, इसलिए उसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, वहां लिखा है। और माइन्यूट बात बता रहे हैं, वहां देखिएगा लिखा है साफ साफ, इसीलिए है। तो ठीक है, लिखा है, लिखा रहे। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो सार्वजनिक व्यय, ये भी दो तरीके का होता है, जैसे ये है तो राजस्व व्यय हो जाता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत व्यय। कल हम इसको समझा दिए थे दोनों पॉइंट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो राजस्व व्यय है, हम बताए थे कि अगर सरकार हमारे उपभोग पे जो खर्च कर रही है, हमें वेतन दे रही है सरकार, ध्यान दीजिए, सरकार के वे खर्चे जो जनता के कल्याण से जुड़े हैं, जो सरकार को करना आवश्यक है, सरकार इसको करना ही पड़ता है सरकार को, और जिसका व्यक्ति को तत्काल फायदा पहुंचता है, ये सब खर्च इसी में ऐड होते हैं राजस्व में। लेकिन वे खर्च जो किया इस साल गया है, उसका लाभ इस साल भी मिलेगा और इस साल के साथ साथ आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक। तो वैसे खर्च पूंजीगत व्यय में आते हैं। जैसे मकान बना दें हम, तो इस साल तो रहबर करेंगे, फिर आगे कई साल तक अस्पताल, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, ये सब हमेशा के लिए बहुत लॉन्ग, एकदम हमेशा नहीं कि मतलब अजर अमर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लाभ मिलेगा। और हम कल एक उदाहरण भी आपको दिए थे कि अस्पताल जब बनवाते हैं, तो जो अस्पताल बनवाने में एक्सरे मशीन या अल्ट्रासाउंड की मशीन या फिर एमआरआई वगैरह की, सीटी स्कैन की जो मशीनें हैं या अन्य जो मशीनें हैं, ध्यान सुनिएगा, वो सब जो खरीदते हैं वो किसमें दिखाएंगे? खर्च हो गया पैसा ना, तो इसमें दिखाएंगे। क्योंकि ये थोड़ी कि एमआरआई एक बार जांच हो गई बस फेंक दी गई मशीन, हमेशा के लिए लगभग 10, 20, 25 साल चलेगा ना। वो एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय में है। लेकिन उसमें जो नर्स रखे गए, डॉक्टर रखे गए, उनको तो वेतन देना होगा। दवाइयां जो फ्री में दे रहे हैं, राजस्व, फ्री में दवाई मिलती है। मान लीजिए यह पूछ लेता, बहुत फ्री का दवाई लेते हैं, मान लीजिए पूछ ले, हाँ, तो इसमें आएगा। आइए अब हम लोग अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, राजस्व प्राप्तियां। इसको हम बताएं कि आपके आर्टिकल अनुच्छेद मतलब 266 में ही लिखा हुआ है कि जो कर से आय होगी और टैक्स के अलावा जो आय होगी आपको बताना होगा। यानी ये बजट का ढांचा हमारे संविधान में लिखा है। हाँ, अनुच्छेद 266 में बताया गया बजट का ढांचा कैसे तैयार होगा, उसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसमें लिखा है। तो आइए देखिए, ये हो जाएगा आपका कर आय यानी टैक्स इनकम, और गैर कर आय नॉन टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम। नान तो आप लोग शादी में खाते हैं, खानवा में पहुंच गए सब लोग। नहीं, आगे पीछे हुआ है ना, ये तो खुला था। अब आइए हम लोग कर वाला देख रहे हैं, दो भाग में बटा है, याद आ रहा है, एक कर योग्य आय और एक गैर कर। तो जो टैक्स इनकम है पहले इसको देखते हैं, कर आय। आप टैक्स देखिएगा भारत सरकार के, ये अलग से और डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ बस इतना ध्यान रखिए कि कौन कौन से ऐसे कर हैं जो डायरेक्ट टैक्स है और कौन इनडायरेक्ट, यही आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अभी यही फिलहाल याद रखिएगा, डिटेल में हर एक टैक्स के बारे में हम आगे कभी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसमें यही। तो कर आय कौन कौन, दो भाग में इसको भी डिवाइड कर देते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर, चलिए दो अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं पीछे जो वाले, बाकी तो बहुत कमजोर छात्र हैं और छात्र है, वे लोग बताएंगे कि जीएसटी कौन सा टैक्स है और जीएसटी का फुल फॉर्म बता देंगे। बताइए कौन सा कर है, टैक्स कौन सा है, जीएसटी बताइए, तब तक हम लिख रहे हैं। तो इसी में आएगा प्रत्यक्ष कर में, कैसे अभी हम लोग पकड़ेंगे।
आइए देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आइए देखिए, डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसको लगाया गया, देना उसी को। इसमें लेकिन इकोनॉमिक्स भाषा में दो टर्म यूज होता है, वो टर्म सीख लीजिए। एक कराघात होता है, यानी जिसपे चोट लगती है, कराघात, और एक होता है करापात। करापात मतलब टैक्स जिसपे अलाउ किया गया है कि आपको देना, जिसपे लगाया गया। और कराघात होता है जिसको देना पड़ा, चोट किसको लगी, कर प्लस आघात। अभी हम बताएंगे डिटेल में, इसका भी इंग्लिश बता देंगे। यही आपको पूरे बुक में मिलेगा, यही दो टर्म। तो प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति पे लगता है। लेकिन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा होगा, आइए दोनों समझिए। करापात मतलब होता है कि कर प्लस आपात, कर किस पे लगाए। करापात का मतलब क्या हुआ? कर किस पर, कर लगाना, कर किस पर लगाया गया, कर लगाया गया। जैसे समझिए, हम कर लगाए कंपनी पे, किस पे लगाए? कौन सी कंपनी? बिस्किट बनाने वाली। कौन सी कंपनी? बिस्किट बनाने वाली। कौन सी? पार्ले जी। यही पकड़िए, सस्ता हुआ, क्या करेंगे? हाँ, पार्ले जी पे लगा है ये टैक्स, लेकिन लगा इस पे है, लेकिन पार्ले जी देगा नहीं। वो क्या करेगा? लगा इस पे है, लेकिन देखिए ये कर क्या दिया, ये बिस्किट तैयार किया पार्ले जी, ऐसे लाइन लाइन रहता है, पता नहीं कैसे, ऐसे बिस्किट है, और इसी पे लिख दिया है 5 रुपए, 5 या 10 रुपए का दे रहा, लेकिन रियल में इस पे जानते हैं 4 रुपए 50 पैसे पड़ा, और 50 पैसे क्या है? टैक्स है। इस पे जोड़ दिया है, और वास्तव में 4 रुपए का पड़ा, 50 पैसा तो जो विक्रेता लोग हैं, दुकानदार, वो लोग लेंगे, अपना मुनाफा कमाएंगे, एमआरपी जो लिखा है उस पे लेंगे वो। तो ठीक है, बना 3.5 रुपया का है, कुछ वो कमाए कुछ वो कमाए, यानी हर हाल में थोड़ा थोड़ा सब कमाए। टैक्स देना है पार्ले जी कंपनी को, समझिए इसको, लेकिन वो नहीं देगी। आप बिस्किट खरीदेंगे, आप देंगे 5 रुपए, क्या देंगे? अब मान लीजिए जो डिस्काउंट पे देता है तब, तो वो लोग भी टैक्स आप ही देते हैं। वो डिस्काउंट तो मान लीजिए देखने में लगता है कि 14 रुपए का सामान था, जबकि रहता 8 ही रुपए का है, तो 4 रुपए छोड़ दिए वो। तो जो टैक्स है, ध्यान समझिएगा, जो टैक्स है लगा है पार्ले जी कंपनी पे, लेकिन जो खरीद रहा है वो 5 रुपए दे रहा है, यानी आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन लगा आप पे, लगा कंपनी पे था, दे कौन रहा है? जनता। तो यहाँ करापात किस पे था? पार्ले जी पर। किस पे था? लेकिन लगा किस पे? मुकेश पर। मुकेश दे रहे हैं, तो करापात उस पे है, लेकिन कराघात किसको? चोट इनको लग रही है, ये ऐसा चोट है कि इनको पतो नहीं। बोले हम अलग से इसको करा देंगे, सारा टर्म नोट करिएगा अभी हम करा। तो करापात जिसपे लगा, और कराघात जिसको देना पड़ा, दोनों एक ही व्यक्ति है या अलग अलग? अलग। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, यानी ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष। तो इसमें करापात और कराघात अलग अलग रहता है, याद आ रहा है? इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति पे लगता है, अलग अलग व्यक्ति पे लगता है। अब सुनिए, अगर जिसपे कर लगाया गया है, जैसे समझिए इनकम टैक्स लगाया आप पे गया है, दे भी आप ही रहे, तो करापात भी आप पे है और कराघात भी आप पे। तो ये कैसा कर हुआ?
प्रत्यक्ष कर, यानी करापात और कराघात, यानी जिसपे करापात है वही कराघात भी है, यानी एक ही व्यक्ति पर दोनों। तो ऐसा कर क्या कहलाता है? करापात कराघात एक ही पर लग रहा है, एक ही पर है, तो प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जिसपे लगाया गया है दे वही रहा, डायरेक्ट उसी से लिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष लगाया किसी और को गया है, दे कोई और रहा, इनडायरेक्ट टैक्स मिल रहा है। लगा इनको है लेकिन इनडायरेक्ट हमें मिल रहा है घुमा फिरा के सरकार को, तो अप्रत्यक्ष कर। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर। अब आइए प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं, लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ दो सरकारी, वैसे तो तीन है, स्थानीय सरकार भी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, तीन है। वैसे तो कई है, तो घरों में गवर्नमेंट है। हाँ, शादी हो गई तो फिर 5 तो मार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे यहाँ। हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री देखिए शादी करके छोड़ दिए, एक गवर्नमेंट गबड़ा आ गया। आइए देखिए, तो जो प्रत्यक्ष कर है, अब हमें नहीं पता किए थे कि नहीं किए थे, क्या किए थे, सुनते हैं कि भाई किए थे छोड़ दिए हैं, इतने पता है मोदी जी। आइए देखिए प्रत्यक्ष कर। आइए सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष कर देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स, बात नहीं अब डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। देखिए जो प्रत्यक्ष कर है, पहले हम लोग ये दोनों लगाते हैं, केंद्र सरकार भी लगाता है, और तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किए जाने वाले, लगाए जाने वाले, लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर, और ये राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले, लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट है। आइए देखिए राज्य सरकार जो लगा रही है, पहले केंद्र सरकार, केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आयकर, यानी हमारे इनकम पे लगता है। किस पे लगता है? मेन मेन पॉइंट बता देंगे, डिटेल में कभी हम बताएंगे कि लगाया कैसे जाता है, कैसे कैसे रेशियो बढ़ता है, और आपको ये भी बताएंगे वहां कि कितने तक नहीं देना होता है, कितने इनकम तक। भाई 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक नहीं देना है ना, बढ़ गया अब तो दायरा, बढ़ गया इस बार बजट में, तो इस बार बजट में बढ़ गया है, तो कहने का मतलब उसके बाद भी देना होता है, तो शुरू में 5%, फिर 10%, ऐसे है, फिर उसके बाद 15%, 20%, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है ना, रेशियो तेजी से नहीं बढ़ता। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का रेट भी बढ़ जाता है। तो आयकर जो है जिसपे लगाया जाता है इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स, ये जिसपे लगता है देना उसी को पड़ता है, इसमें कोई दो राय है ना। और केंद्र सरकार का दूसरा हम लोग निगम कर पढ़ते हैं, कारपोरेट टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स होता क्या है, जैसे जो भी कंपनियां हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी रिलायंस की कंपनी है, कोई भी कंपनी की आय पर, उद्योग या कंपनी की आय पर जो कर लगता है वो निगम कर। अब सोचेंगे कंपनी की कौन सी आय, ये तो आयकर व्यक्ति की हो गई। जैसे समझिए कंपनी है, उस कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, तो 50 लोग को सैलरी दे दी गई, सारा उनका खर्च दे दिया गया, कंपनी ने जितना सामान मंगाया था, अपना लेन देन, कच्चा रॉ मटेरियल वगैरह सब मिला जुला के, बिजली बिल वगैरह सब दे दा के जो बच गया पैसा, जो कंपनी को लाभ बेनिफिट हो, वो कंपनी का निगम, वो कंपनी का आय है। क्या है? कंपनी का आय।
और उस आय पे अब लगेगा जो कर, वो क्या कहलाता है? निगम कर। आया समझ में? जैसे हमारी इनकम है वैसे कंपनी की भी एक इनकम है अलग। ठीक है, तो ये भी लगा डायरेक्ट। एक है, नहीं ये तो अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क। हाँ, आइए हम लोग और भी देख लेते हैं इसमें, जैसे प्रत्यक्ष कर में हाँ व्यय कर एक आता है, केंद्र सरकार का है व्यय कर। ये भी याद करिएगा, सरकार जो खर्च करती है उस पे भी टैक्स देना होता है। हाँ, सरकारी कार्यों पे खर्च नहीं होता। संपत्ति कर, इसको नोट कर लीजिएगा, संपत्ति कर तो यहाँ भी होता है और राज्य का भी होता है। तो संपत्ति कर ये केंद्र सरकार का है। पूंजी लाभ कर, इसके बाद कौन है? पूंजी लाभ कर, इधर ही प्रत्यक्ष कर में चल रहा है। पूंजी लाभ कर यानी जो पूंजी आई उसके लाभ पे जो टैक्स है। लाभांश, देखिए पूंजी पे भी लाभ होता है। जो संपत्ति है, कोई भी पूंजी संपत्ति आपकी पूंजी है, हम बताएंगे डिटेल में बताएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। ये बताइए, आपने मशीनें खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा, तो पूंजी है आपकी, और उस पूंजी से जो लाभ कमा रहे हो पूंजी लाभ। लाभांश, देखिए ये लोग लाभांश आप लोगों को भी मिलता है, जो लोग उद्योग में काम करते हैं उनको पता है कि लाभ का हिस्सा भी दिया जाता है। तो लाभांश पे जो कर लगता है ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है केंद्र सरकार का। ब्याज कर एक होता है, ब्याज टैक्स, ब्याज पे टैक्स लगता है। बहुत ज्यादा ब्याज आप कमा रहे हैं उस पे भी टैक्स, बहुत ज्यादा। आपके पास इतना पैसा है कि उसका ब्याज इतना आ रहा है। आपको पता होना चाहिए, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे, वे अपने वसीयत लिख के मर गए। जब वसीयत उनका खोला गया तो उसमें था कि उनका इतना पैसा इस बैंक में जमा है, और उस बैंक में जो पैसा जमा है, उस बैंक के जो पैसा है, उस पैसे का जो ब्याज आएगा, उस ब्याज से सबको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति जमा है बैंक में उसका ब्याज दिया जाता है लोगों को। पैसा तो वैसे ही है, वो ब्याज दिया जाता है सबको नोबेल पुरस्कार का, ब्याज बांटते हैं। मर गए तो वो अभी पैसा है अभी, हाँ खाली भेजो है ना, वैसे ही रहेगा। हाँ हाँ, उपहार कर, ध्यान दीजिए, उपहार कर। देखिए आप लोगों को उपहार भी, बहुत से लोगों को बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलता है। हाँ, अमिताभ बच्चन जी गए थे, उनको वहाँ पता नहीं कौन सा उपहार मिला, सबको मिलता रहता है। वो उपहार पे भी टैक्स लगेगा, समझ रहे हैं? जैसे इन लोगों को उपहार दे, जैसे मर्सिडीज मिल गई किसी को, सचिन को मिल गई, तो उस पर टैक्स लग गया, देना होगा उतना टैक्स। हाँ, फ्री का पाए हैं तो टैक्स थोड़ा सा दे, जनता को भी थोड़ा सा उसमें लाभ मिले, पैसा जनता को ही जाएगा ना। अरे भाई थोड़ा सा उसमें का टैक्स दो। आस्ती कर एक होता है, आस्ती कर, आस्ती कर मतलब स्टेट ड्यूटी, आस्ती कर मतलब स्टेट ड्यूटी। हाँ, इसी को संपदा शुल्क भी बोलते हैं। संपदा शुल्क भी तो वही बोलते हैं, स्टेट ड्यूटी को ही संपदा कर। संपदा कर भी स्टेट ड्यूटी अलग है। हाँ, वही है संपदा कर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये संपदा, जैसे आपके पास 10 बीघा जमीन है तो संपदा है,
वहाँ आपका होटल है, ताज होटल, मुंबई में एकदम किनारे में समुद्र के। तो संपदा है ना टाटा जी की। तो जो भी संपदा है वो संपदा पे टैक्स। चले, ये केंद्र सरकार का था। राज्य सरकार का आइए प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं। आइए राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर आइए पढ़ते हैं। ब्याज कर लिख दिए थे। अच्छा, आइए राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स देखते हैं। राज्य सरकार कौन कौन सा टैक्स लेती है। जब राज्य सरकार लेती है तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, टोल टैक्स। एकदम आईएमपी नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछता है एग्जाम में। टोल टैक्स जो है ना, अच्छा टोल टैक्स नहीं देगा पेपर में, हाँ पकड़ लेंगे खट्टे, पथ कर देगा। इसे लग रहा है कि ईटा उटा पाथ रहे हैं। रास्ते का कर, रास्ता, पथ मतलब रास्ता, तो पथ कर लगता है टोल टैक्स। टोल टैक्स ये आपका प्रत्यक्ष कर में आता है, राज्य सरकार लेती है। कौन लेता है? राज्य सरकार। आइए उसके बाद है रोजगार पर कर। अभी तो बेरोजगार हैं तो कहाँ से देंगे? रोजगारों पर कर ये भी केंद्र सरकार लेती है। एम्प्लॉयमेंट, हाँ, अरे राज्य सरकार। अब देखिए कृषि संबंधी जितने भी काम है एकदम नोट कर लीजिए अपनी जबान पे। भू राजस्व से संबंधित कर। भू राजस्व मतलब रेवेन्यू, राजस्व जिसे बोलते हैं भू राजस्व। हाँ, भू राजस्व का है ना। कृषि आय पर कर, इसी को रेवेन्यू बोलते हैं ना। कृषि आय पर मान लीजिए आपके पास 50 लाख का धान हो गया और आप बेचे, ध्यान सुनिए, 50 लाख का धान हो गया रुपए का, उसको बेचे तो 50 लाख का धान जो बेचे वो कृषि इनकम है ना, तो उस पर लगेगा। लेकिन ये बहुत, ये राज्य सरकार लेती है नहीं, बहुत कम लेती है। जो शहर में जो हाउस टैक्स होता है वो स्थानीय निकाय ले लेते हैं, नगर निगम वगैरह वो ले लेते हैं। स्थानीय इसमें नहीं आता, राज्य में नहीं। जो अचल संपत्ति होती है जैसे मकान उकान है ना, तो गांव में है तब तो ये लेगी राज्य सरकार, तो कहाँ लेती है? नहीं लेती है, उसका मन ले या ना ले। शहर में जो होते हैं वो लेती है, वो नगर निगम लेती है, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार। हाँ, जमीन के राजस्व से। हाँ, वो शहर में है तो वहाँ खेती तो होगी नहीं। हाँ, खेती की भूमि नहीं मानी जाती शहर में। तब आइए हम लोग देखते हैं आगे, अचल संपत्तियों पर कर। बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, इधर देखिए, अचल संपत्ति पर कर। ये जो टैक्स दे रहे हैं आप, जो मकान है या जमीन है आपकी पड़ी हुई, वो अचल संपत्ति है। कैसी है? उस पे टैक्स राज्य सरकार लेगी। लेकिन गैर शहरी, जो शहर में है, नॉन अर्बन, गैर शहरी जो संपत्ति है, अर्बन संपत्ति है अगर शहर में है तो फिर तो नगर निगम ले लेगा, नगर निगम हाउस टैक्स लेता है। तो जो मकान आपका गांव में है वो राज्य सरकार, लेकिन कहाँ लेती ही है, या 1 रुपए ले लेगी तो क्या पता चलेगा साल में। लेती है जैसे खेती की भूमि पे 50 रुपए 1 साल का लेती है भू राजस्व, कुछ पता चलता है? 1 बीघे का 50 रुपए, कुछ नहीं पता चलता। वो 4-5 साल जुट जाता है, एक बार जाके लोग 2,000-3,000 जमा कर देते हैं, तो चलिए हो गया। इतना कम है कि कोई बोझ रहता ही नहीं। लेकिन इसमें याद रखेंगे गैर शहरी, बात नहीं मुर्गा बना देंगे, बात नहीं। नवरात्र चल रहा है इसलिए थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन बना देंगे मुर्गा। होटल प्राप्तियों पर कर, होटल
प्राप्तियों पर कर। होटल से जो इनकम हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। टाइम हो गया, क्या मिनट बचा है? अच्छा ठीक है, ये टैक्स बाद बता दे, दो ठोक याद है पे। होटल प्राप्तियों पे कर, यानी जो होटल है उस पे जो इनकम हो रहा है, हर डेली लेते हैं 400-500 रुपए कमरे के हिसाब से, 1000-1500, तो जितना इनकम हुआ उस पे जो टैक्स लेता है, कौन लेता है? राज्य सरकार। और ये डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। और लास्ट है इसमें व्यवसाय कर। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से जो इनकम हो रहा है, उस जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, तो वो व्यवसाय कर, वो व्यवसाय से इनकम हो रहा है ना, तो उस पर भी टैक्स। तो जो व्यवसाय कर है वो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। अब आइए हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष कर, बता दें या छोड़ दें? इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए अच्छा, कल अब एक तो 10-15 मिनट तो हम पीछे का ही रिपीट किए। तो चलिए आप लोग एक पॉइंट बता दीजिए हमें, भारत सरकार के पास कितने खजाने हैं? कहाँ रखा है? खजनवा कहाँ है? अरे खजनवा है कहाँ? आरबीआई के पास जमा है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय, चलिए वही माया नगरी। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग